हाय गाइज, वेलकम टू द चैनल द विचार पथ। तो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन वाले इस चैप्टर में अपन लोग अब डिस्कस करने जाएंगे बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन मेडिसिन। बेसिकली अपन लोग बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर डिटेल्स में पढ़ लिया। ठीक है, अपन को 4 टॉपिक ही पढ़ना था। बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन, ट्रांसजेनिक एनिमल एंड इथिकल इशूज। इसमें से अपन लोगों ने पहला पढ़ लिया बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। फर्दर अपन लोग आज पढ़ने जा रहे हैं बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन। तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन से को स्टार्ट करते हैं। बहुत छोटा ही टॉपिक होने वाला है। द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी प्रोसेस हैव मेड इमेंस इम्पैक्ट इन द एरिया ऑफ हेल्थ केयर। ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी था, इसका बहुत बड़ा इमेंस इम्पैक्ट पड़ा हेल्थ केयर पे। अपन लोग पढ़ते आ रहे हैं मेनली फूड प्रोडक्शन और हेल्थ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था बायोटेक्नोलॉजी का, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस का। वही बता रहा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस हैव मेड इमेंस इम्पैक्ट इन द एरिया ऑफ हेल्थ केयर। कैसे? बाय इनेबलिंग द मास प्रोडक्शन ऑफ द सेफ एंड मोर इफेक्टिव थेराप्यूटिक ड्रग। तो किस तरह से जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इमेंस इम्पैक्ट डाला है हेल्थ केयर पे, ये मास प्रोडक्शन कराया। मास प्रोडक्शन तो अपन लोग क्या समझ रहे हैं? लार्ज क्वांटिटी। और बायोटेक्नोलॉजी में अपन लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड, लार्ज क्वांटिटी। ये 2 कीवर्ड है अपना बायोटेक का। तो मास प्रोडक्शन कराया, साथ ही साथ सेफ और मोर इफेक्टिव ड्रग्स लाया। अगर आप अधिक क्वांटिटी में करा रहे हैं, सेफ यानी कि क्वालिटी भी आपका अच्छा है, और मोर इफेक्टिव यानी कि फिर से क्वालिटी अच्छा है। क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को अगर आप बैलेंस कर पा रहे थे, ये तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाएगा ही। तो यहाँ से आपको एक बेसिक एसर्शन रीजन पूछा जा सकता है। एसर्शन में मैं आपको दूंगा द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस हैव मेड इमेंस इम्पैक्ट इन द एरिया ऑफ हेल्थ केयर। रीजन में मैं आपको दे दूंगा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस इनेबल्स मास प्रोडक्शन ऑफ द सेफ एंड मोर इफेक्टिव थेराप्यूटिक ड्रग। तो ये चूंकि मास प्रोडक्शन करा पा रहा है सेफ और मोर इफेक्टिव थेराप्यूटिक ड्रग का, इसलिए इसको अपन लोग बोलते हैं जो इमेंस इम्पैक्ट लाया है। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ ये असर्शन रीजन आपका सही हो जाता। आगे अगर बात करें फर्दर, द रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स डू नॉट इंड्यूस एनी अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स एज इज कॉमन इन द केस ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट आइसोलेटेड फ्रॉम नॉन ह्यूमन सोर्स। तो देखिए, बायोटेक्नोलॉजी से पहले क्या होता था, अगर अपने को कुछ चाहिए जैसे इंसुलिन चाहिए, तो नॉन ह्यूमन सोर्स से ऑब्टेन किया जाता था। जैसे इसमें पढ़ेंगे अपन लोग, इंसुलिन पहले कहाँ से मिलता था? स्लॉटर्ड कैटल और पिग से मिलता था। तो इसके वजह से क्या होता था, कभी कभी अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स आता था। मतलब अपना जो इम्यून सिस्टम है वो इन इंसुलिन को जो अपन लोग नॉन ह्यूमन सोर्स से लिए हैं, इसको फॉरेन की तरह डिटेक्ट कर लेता था, उससे फिर इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स आ जाता था एक तरह से। तो इस लिमिटेशंस को भी ओवरकम करने का काम कौन किया? तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक ड्रग्स जो होते हैं ऐसे अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स कॉज नहीं करते हैं। तो इससे भी आपका एसर्शन रीजन बन जाएगा। मैं आपको अगर एसर्शन में फिर से बोलूँ, द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी प्रोसेस हैव मेड इमेंस इम्पैक्ट इन द एरिया ऑफ द हेल्थ केयर, ये आपका एसर्शन हो गया। रीजन में मैं आपको बोलूँगा द रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक ड्रग्स डू नॉट इंड्यूस एनी अनवांटेड immunological response as common in the case of similar product isolated from non human source। तो इस तरह से भी ये इमेंस इम्पैक्ट डाल पाया। एक तो मास प्रोडक्शन करके सेफ और मोर इफेक्टिव थेरेप्यूटिक ड्रग का मास प्रोडक्शन करके ये इम्पैक्ट डाला है, अच्छा इम्पैक्ट डाला है। दूसरा, ये कोई भी अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स आने नहीं देता है, इस तरह से भी इम्पैक्ट डाला है। तो दोनों इसका रीजन हो सकता है करेक्ट एक्सप्लेनेशन के लिए। आगे देखें तो एट प्रेजेंट अबाउट 30 रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स हैज बीन अप्रूव्ड फॉर द ह्यूमन यूज वर्ल्ड ओवर। पूरे विश्व में 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक ड्रग्स है जिसको ह्यूमन यूज के लिए अप्रूव किया जा चुका है, जिसमें से इन इंडिया 12 ऑफ दिस प्रेजेंटली बीइंग मार्केटेड। इसमें से 30 में से 12 अपने इंडिया में चल रहा है। तो 6 के मल्टीप्लाई में है, 6 इंटू 2, तो 12 अपने देश में है, वहीं 6 इंटू 5 टोटल 30 अपना ओवरऑल वर्ल्ड में रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स ड्रग्स को अप्रूव किए जा चुके हैं ह्यूमन यूज के लिए। तो इस 30 को याद रखने के लिए आप अगर रिकॉल कर पाएंगे, जब आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन होता है, आर्टेरिया जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो ब्लड फ्लो को वो 30% से बढ़ा देता है, फ्लो रेट को वो 30% से बढ़ाता है। तो डाटा को अगर आप सिमिलर डाटा को रिकॉल कर पाइएगा तो इससे ज़्यादा दिन तक आपको याद रहेगा। तो इस तरह से आपको याद करना है। वहीं 1200 बर्ड्स के स्पीसीज देखने को मिलता है इंडिया में,
इससे आपको याद रह जाएगा जो 12 थेरेप्यूटिक्स ड्रग्स इंडिया में मार्केटेड है, वहीं 12% बर्ड जो है एक्सटिंक्ट होने के कगार पे है। ये सब आपको बायोडाइवर्सिटी चैप्टर में मिलेगा डाटा। वहीं आर्टरियल कॉन्ट्रैक्शन से 30% जो फ्लो रेट बढ़ता है, ये आपको ब्लड सर्कुलेशन में मिलेगा। तो आप सिमिलर डाटा को सिमिलर वे में याद रखा करिएगा। मैं आपको एनसीईआरटी में जब जब पढ़ाऊंगा तो आपको रिकॉल भी कराते चलूँगा साथ साथ, जो 12 आपने कहाँ कहाँ देखा है, 30 आपने कहाँ देखा है, तो इससे आपको ओवरऑल क्रिस्टल क्लियर होगा चीज़ें। तो ये था अपना थेरेप्यूटिक्स ड्रग के बारे में, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी किस तरह से इमेंस इम्पैक्ट ला पाया, मास प्रोडक्शन करा करके सेफ और मोर इफेक्टिव थेरेप्यूटिक ड्रग ला करके, साथ ही साथ ये अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स आने नहीं देता था। इन सभी फैसिलिटीज़ की वजह से 30 थेरेप्यूटिक रिकॉम्बिनेंट ड्रग को ह्यूमन यूज के लिए वर्ल्ड ओवर में अप्रूवल मिला है, वहीं 12 इंडिया में भी मार्केटेड है। आगे चलते हैं, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। तो ड्रग्स तो बना ही रहे हैं थेरेपेटिक ड्रग्स, तो देखते हैं इंसुलिन बना के देखते हैं। जेनेटिकली इंजीनियर्ड करेंगे इंसुलिन को, मतलब बाहर बनाएंगे, इन विट्रो बनाएंगे। मैनेजमेंट ऑफ एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज। एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज आप क्या समझ रहे हैं? टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज जनरली किस वजह से होता है? इसमें हाई शुगर लेवल होता है इंसुलिन की कमी की वजह से, ठीक है। वही टाइप 1 डायबिटीज जो होता है अपना, ये सब आप आगे पढ़िएगा, आप जब केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़िएगा। टाइप 1 डायबिटीज जो होते हैं, इसमें एक्चुअली होता क्या है, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में जो बीटा सेल्स है, बीटा सेल्स डैमेज हो जाते हैं, जिससे इंसुलिन का प्रोडक्शन या तो बहुत कम हो पाता है या नहीं हो पाता है। तो ये तरह का डायबिटीज जिसमें इंसुलिन नहीं होने का कारण है, जो बीटा सेल डैमेज हो गया है एक्चुअली, वो टाइप 1 में आता है। टाइप 2 डायबिटीज में शुगर लेवल हाई होता है इंसुलिन कम प्रोड्यूस होने की वजह से। एक्चुअली अपन सब जान रहे थे इंसुलिन का काम है, ये शुगर को या ग्लूकोज को क्या करता है, कन्वर्ट करेगा किस में, ग्लाइकोजन में। आप ह्यूमन्स जो होते हैं कार्ब को किस फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो अगर ये इंसुलिन यहाँ पे नहीं है, इंसुलिन कम है, तो इसको कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, कन्वर्ट नहीं कर पाएगा तो शुगर लेवल इसमें बढ़ जाता है। तो मैनेजमेंट ऑफ एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज इज पॉसिबल बाय टेकिंग इंसुलिन एट अ रेगुलर टाइम इंटरवल। आप सब जानते होंगे जो भी डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उसको इंसुलिन एक रेगुलर इंटरवल पे लेते रहना पड़ता है। तो वहीं लिख रखा है जो एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज को मैनेज करना तब ही पॉसिबल है जब रेगुलर इंटरवल पे कोई इंसुलिन लेता रहे। What would a diabetic patient do if enough human insulin was not available? अगर ह्यूमन इंसुलिन इनफ नहीं है तो क्या करेगा पेशेंट? तो इसका आंसर एनसीईआरटी खुद आगे दे रहा है। इफ़ यू डिस्कस दिस यू वुड सून रियलाइज दैट, जब आप इसको चर्चा करेंगे तो आपको पता चलेगा, वन वुड हैव टू आइसोलेट एंड यूज इंसुलिन फ्रॉम द अदर एनिमल। अगर ह्यूमन इंसुलिन अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, देन आप अदर एनिमल से इंसुलिन आइसोलेट भी करते हैं और उसको यूज भी करते हैं। Would the insulin isolated from the other animal be just as effective as the secreted by the human body itself? Would it not elicit any immune response in the human body? तो अब आपको एनसीईआरटी का अच्छा सा क्वेश्चन पूछ रहा है, जो इंसुलिन अपन लोग आइसोलेट कर रहे हैं अदर एनिमल से, क्या वो उतना ही इफेक्टिव है जितना ह्यूमन इंसुलिन है? और साथ ही साथ तो मुझे ये बताओ, एनसीईआरटी मतलब हम लोग से पूछ रहा है, तो वुड इट नॉट एलिक्ट एनी इम्यून रिस्पॉन्स? क्या ये किसी इम्यून रिस्पॉन्स को एलिक्ट नहीं करता है या प्रोवोक नहीं कर रहा है क्या ये अपने इम्यून सिस्टम को, जो कोई इम्यून रिस्पॉन्स दिखाए बॉडी? क्योंकि एक तरह से बाहर से अपन लोग ले रहे हैं। तो अपन लोगों से जो क्वेश्चन पूछा है, अगर आइसोलेट करते हैं इंसुलिन अदर एनिमल से, क्या उतने इफेक्टिव होंगे जितने ह्यूमन इंसुलिन होते हैं? तो बिल्कुल नहीं, उतने इफेक्टिव ये नहीं हो पाते हैं। साथ ही साथ ये इम्यून सिस्टम को इम्यून रिस्पॉन्स देने के लिए इलिक्ट करते रहते हैं। इसलिए अपन लोग जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू थेरेप्यूटिक ड्रग्स बना रहे हैं, जो कि मोर एफिशिएंट होते हैं, मोर इफेक्टिव होते हैं एनिमल सोर्स से, साथ ही साथ कोई अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स कॉज नहीं करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नो। इंसुलिन आइसोलेटेड फ्रॉम अदर एनिमल इज नॉट एज इफेक्टिव एज सेक्रेटेड बाय द ह्यूमन बॉडी इटसेल्फ, एंड insulin from the other animal also in several times elicted some immune response in the human body। तो ये था इसका आंसर, इन क्वेश्चंस का आंसर। आगे देखें, नाउ इमेजिन इफ बैक्टीरियम वेयर अवेलेबल दैट कुड मेक ह्यूमन इंसुलिन। अब आपको बोल रहा है, पहले आप तो इंसुलिन कहाँ से ले रहे थे? स्लॉटर्ड कैटल से ले रहे थे, पिग से ले रहे थे, ठीक है, उसके पेनक्रियाज से एक्सट्रैक्ट करना पड़ता था। तो ये क्यूबरसम प्रोसेस था, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था। अब आप इमेजिन कीजिए आपको बैक्टीरिया से मिल रहा है ह्यूमन इंसुलिन, बैक्टीरिया में आप अवेलेबल करा पा रहे हैं ह्यूमन इंसुलिन। सडनली द होल प्रोसेस बिकम सो सिंपल।
तो तुरंत से सारा का सारा प्रोसेस, जो इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था जो पेनक्रियाज से एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, ये सीधे से कितना सिंपल हो गया, जो सडनली द होल प्रोसेस बिकम सो सिंपल, जो आप बैक्टीरिया में ही सीधे से ह्यूमन इंसुलिन बना ले पा रहे हैं अब। यू कैन इजिली ग्रो अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ बैक्टीरिया एंड मेक एज मच इंसुलिन एज यू नीड। आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ बैक्टीरिया को आराम से ग्रो करवा सकते हैं, और आपको जितना ज़्यादा इंसुलिन चाहिए उतना ज़्यादा क्वांटिटी में आप इंसुलिन आराम से प्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो इस तरह से सोच धीरे धीरे डेवलप हुआ और पायनियर हुआ, जो किस तरह से जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाया जाए अपना इस्चेरेसिया कोलाई में। फर्दर लाइन लिखता है, थिंक अबाउट वेदर इंसुलिन कैन बी ओरली एडमिनिस्ट्रेटेड टू द डायबिटिक पेशेंट और नॉट। साथ में रीजन भी देना हुआ है। तो पूछ रहा है, इंसुलिन को क्या अपन लोग ओरली एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं डायबिटिक पीपल में? तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो क्यों नहीं कर सकते हैं? वाई? क्योंकि अपन सब जान रहे हैं इंसुलिन क्या है, प्रोटीन हार्मोन है, ठीक है, प्रोटीनिशियस हार्मोन है ये। तो अगर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो कहाँ जाएगा? ओरली ये स्टोमक में जाएगा, और स्टोमक में अपने को क्या देखने को मिलता है? पेप्सिन। पेप्सिन का मेन काम क्या है? ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। तो अगर ये ओरली अगर एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ओरली अगर कोई पेशेंट ले लिया इंसुलिन को, तो वो क्या होगा? स्टोमक में गया, स्टोमक में अगर पेप्सिन उसको क्या करेगा? तुरंत से डाइजेस्ट कर देगा। तो फिर उसको वर्क ही नहीं करने देगा, उसका जो काम था वो तो करने ही नहीं दिया। इंसुलिन को एक्चुअली क्या करना था? ब्लड्स के थ्रू सेल्स में पहुंचना था, जो हाई शुगर लेवल है, हाई शुगर लेवल को उसको कन्वर्ट करना था ग्लाइकोजन में। लेकिन हुआ क्या? ओरली लिए, स्टोमक में ही ये डाइजेस्ट हो गया, तो फिर डाइजेशन इन स्टोमक हो जाएगा, तो ये अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा, इसलिए इसको ओरली एडमिनिस्ट्रेशन नहीं किया जा सकता है। बेसिक असर्शन रीजन में फिर से यहाँ से आपसे पूछ दूंगा, असर्शन में आपको दे दूंगा, इंसुलिन कांट बी टेकन ओरली। रीजन में मैं आपको दे दूंगा, इफ इंसुलिन इज टेकन ओरली इट विल डाइजेस्टेड इन द स्टोमक एज इंसुलिन इज अ प्रोटीनेशियस पेप्टाइड हार्मोन। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ आपका ये असर्शन रीजन सही हो जाएगा। एक असर्शन रीजन में इन लाइंस को भी यूज करके आपसे पूछ सकता हूँ। इस लाइन में मैं पूछूंगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है मोर इफेक्टिव और मोर सेफ थेरेप्यूटिक्स ड्रग्स बना पाए विथ रिस्पेक्ट टू वी ऑब्टेन फ्रॉम अदर एनिमल सोर्सेस। रीजन में मैं आपको दे दूंगा, जो अदर एनिमल सोर्सेस में elicit सम अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स इन द ह्यूमन बॉडी। तो ये आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ असर्शन रीजन सही हो जाएगा। तो ये था अपना एक छोटा सा वीडियो पार्ट, जिसमें अपन लोग समझ रहे थे कि किस तरह से थेरेप्यूटिक्स ड्रग्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विथ कंपेरिजन टू द नॉन ह्यूमन रिसोर्सेस। पूरा फोकस बस इसी चीज़ पे था। तो आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन ये सीरीज जरूर से पसंद आ रहा होगा, आप फॉलो करते रहिए इस सीरीज को। आपको लाइन बाय लाइन सारा लाइंस क्लियर कराऊंगा, असर्शन रीजन के थ्रू आपको क्वेश्चंस बनाने अच्छे से सिखाऊंगा, हर लाइन से आपको क्वेश्चन फ्रेम करने सिखाऊंगा, हर लाइन को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ताकि सारा का सारा लाइन आपका क्रिस्टल क्लियर रहे एकदम, जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही सहूलियत होगा और बहुत इजीली आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो इसी तरह सिंसियरिटी के साथ आप वीडियोज को देखते रहिए। तो उम्मीद करूंगा आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है लाइक कीजिए, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत मोटिवेट करता है। कमेंट करके आप बता सकते हैं फर्दर मैं किन चैप्टर्स को डिस्कस करूँ। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।